घनकोण पढ़ा था, एक समतल कोण पढ़ा था। तो आपने 11th क्लास में घनकोण पढ़ा होगा। किसी भी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। थोड़ा सा याद दिला दूं, ds cos थीटा बटा r स्क्वायर बराबर d ओम बराबर, फिर उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको क्या लेते हैं? 4 पाई लेते हैं। अभी आपके सामने प्रूफ हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या था भाई, कोई बिंदु O पर कोई एक धनावेश है और इस पर क्या है, हमको क्या ज्ञात करनी है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इसका क्या है? ds अल्पांश है। ऐसे भी ध्यान नहीं दें तो देखो, कोई हमारे पास में बिंदु O है, इस पर क्या रखा हुआ? हमारे पास धनावेश क्यों रखा हुआ है, और इससे क्या है हमारे पास में कोई अल्पांश, इससे क्या है? देखो विद्युत क्षेत्र सामने की ओर है, ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र। अब आप खूब जानते हो, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है तो उस पर क्या लगता है? जो फ्लक्स होता है, जो क्षेत्र सदिश होता है, वो परपेंडिकुलर लगता है नहीं लगता? अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका जो क्षेत्र सदिश है, ये अल्पांश सदिश है क्षेत्र वाला, ये किधर हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा आपके पास? अब आप इसके लिए एक लाइन लिखो, लिखो, माना किसी बिंदु O पर एक धनावेश क्यों स्थित है। माना किसी बिंदु O पर कोई धनावेश क्यों स्थित है। स्थित है तथा मूल बिंदु O से r दूरी पर, मूल बिंदु O से r दूरी पर एक क्षेत्र अल्पांश स्थित है। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अल्पांश स्थित है, इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है आगे? देखो, आपने पहले भी पढ़ा था, सब बिंदु आवेश पढ़ा था हमने, कि हमारे पास में कोई आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर कोई करेक्शन आवेश Q नॉट रखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सर हम फॉर्मूला यूज करते हैं KQ/R²। इसमें तो कोई मूल बिंदु O है, इस पर कोई आवेश Q रखा हुआ है, इससे r दूरी पर कोई अल्पांश सदिश ds है, और उस अल्पांश सदिश जो ds है उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास में कोई बिंदु O है, थोड़ी रटो मत हो, इससे r कोई धनावेश Q रखा हुआ है, इससे r दूरी पर कोई अल्पांश है, उस अल्पांश पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आप ये फॉर्मूला जानते हो, इस टाइप से पीछे से जानते हो नहीं जानते हो? अपन ने कल परसों पढ़ा था, फाई बराबर ये होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? होता है ना। मैंने एक पूरा प्रश्न लिया था, उसमें से एक छोटा सा एक अल्पांश निकाला था, है डी फाई, तो अपने पास में ds cos थीटा आया था नहीं आया था? अब अपन क्या करें, ई का मान रखने का, ध्यान से देखना ना, ये वेक्टर रूप है, अगर ये वेक्टर नहीं आएगा तो r कैप भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, डी फाई बराबर KQ/R² ds cos थीटा। समाकलन करने पर डी फाई बराबर KQ/R² और ds cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा भाई? जब समाकलन में d आ जाता है, अवकलन का रूप आ जाता है, तो d हट जाता है, ओनली फॉर ओनली वही बच जाता है। जैसे dx आ जाए क्या बचेगा? x, dy आ जाए क्या बचेगा? y, अगर dz आ जाए क्या बचेगा? क्लियर। इसके बाद हम फाई बराबर, हमारे पास में KQ बाहर ले लिया हमने, और ds cos θ/R²। फाई बराबर, अब देखो एक बात, ये चीज जानते हो आप 11th से कि सर ये ds cos θ/R², इसका मान क्या होता है? d ओम होता है। क्या होता है मान भाई? d ओमेगा होता है, ओम भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, दिख रहा है नीचे? ds cos θ/R² बराबर होता है ये। ठीक है, ये 11th क्लास का टॉपिक है, यूनिट बीमा और मात्रक में दूसरा तीसरा टॉपिक है। फाई बराबर KQ/DO, और हम जानते हैं कि ये जो DO में ना एक बिंदु पर पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल का मान होता है 4 पाई। तो फाई बराबर कितना आ गया? KQ.4 पाई।
फाई बराबर के का मान क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डॉट 4 पाई से 4 पाई फाई बराबर बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि हमारे पास हमने क्या बताया कि कोई सर एक बिंदु कोई हमारे पास मूल बिंदु O था, उस बिंदु पर कोई धनावेश रखा हुआ था, उससे r दूर पर कोई अल्पांश था, उस अल्पांश पर हम क्या कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये जानते हैं नहीं जानते भाई। इसके बाद में हम फ्लक्स की डेफिनेशन भी जानते हैं दोनों। ई का मान उठा के यहाँ रख दिया, ये आ गया सर। जब इसका समाकलन किया तो ये हम 11वीं क्लास से जानते हैं, इसका मान ये होता है सर। तो इसका मान भी क्या होता है 4 पाई होता है। और हम जानते हैं सर कि k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। काट के रख आ गया नहीं आ गया गाउस का नियम आ गया नहीं आ गया गाउस का नियम की उत्पत्ति आई नहीं आई ये बताओ आप। गाउस का नियम समझ में आया सुनील समझ में आया बोल कोई प्रॉब्लम आई तो देखो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 11th से ds cos थीटा बटा r स्क्वायर आएगा इसको लिखेंगे d ओमेगा तो ओमेगा ठीक है। अब ये जो बनेगा इसको लिखेंगे 4 पाई ये दोनों चीजें याद ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। और ये जो मान आएगा k बराबर वो होता है 4 पाई से 4 पाई कट गया q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है समझ में आया अमित। हाँ भाई सुनील हाँ भाई क्या समझ में नहीं आया बता मुझे बता क्या समझ में नहीं आया पूछ लेना पूछने से मत डरना ना। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो देख लीजिए कि हमारे पास में कोई ये बिंदु है इस पर हमारा धनावेश रखा हुआ है सुनील देख ले इससे r दूरी पर कोई अल्पांश है उस अल्पांश पर हमको विद्युत क्षेत्र मैं यूँ बोल रहा हूँ ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर क्या रखा हुआ है कोई धनात्मक आवेश रखा है इससे r दूरी पर यह कोई अल्पांश है। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोनों फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए पीछे के दोनों याद होने पर कुछ भी नहीं है। का मान उठा के मैंने रख दिया ये समाकलन कर दिया दोनों तरफ तो ये समाकलन का तो उत्तर आता है ये और इसका आता है ये बस ये करना है ठीक है। और ऐसे ये भी याद है तो यूँ याद बना लेते हो तो ऐसे करके ठीक है ठीक है ठीक है हटा दूं और इतना टाइम मत लगाओ यार। लिखो भाई अब हमारे चलेंगे लिखो हेडिंग को गाउस नियम के अनुप्रयोग। और गाउस नियम के अनुप्रयोग के ध्यान गाउस के नियम का अनुप्रयोग ध्यान से समझ ला 3 से 4 नंबर लेके जाएगा। 4 क्लास है 4 क्लास अच्छे समझ लेना और 4 क्लास में से आपको पक्का ही बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना कह रहे हैं इतना समझा रहे हैं आपको कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ से मिल रहा है और फिर भी नहीं कर रहे हो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो पास नहीं होऊंगा या मेरी तो पास नहीं पड़ रही तो रट लेना 3-4 को हो जाओ। 4 नंबर यहाँ से आ जाएंगे कितने बच्चे लाने हैं 5 तो यार दिलवाई दूंगा 5 क्या तुम तो 60% नंबर आ जाएंगे अगर मैं बताऊँ जैसे जैसे पढ़ोगे। ये चैप्टर पढ़ लोगे इसके बाद में नाभिक वाला पढ़ लेना परमाणु वाला पढ़ लेना है नंबर यूँ ही आ जाते हैं। तो गाउस के नियम के पहला लिखो अनंत आवेश लिखो भाई पहला लिखो इसमें लिखो अनंत रेखीय आवेश के कारण अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के कॉपियाँ रख देंगे। पहले मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझेगा ठीक है। साइड में हो और पूरा अच्छे से जो भी तन मन धन से यहाँ देखोगे। अगर ये टॉपिक एक बार समझ में आ गया तो आ गया नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। सुन लेना पहले कर रहा हूँ ध्यान से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 3 क्लासें आपको 4 नंबर देके जाएंगी। जब इतना कह रहा हूँ तो आप सीरियस होकर पढ़िए। मैंने क्या बताया कि कोई मेरे पास में अनंत लंबाई का क्या है रेखीय आवेश तार है। क्या है भाई अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित क्या है भाई तार है मेरे पास।
ठीक है भाई। अब इस रेखीय तार के आवेश पर क्या है, कोई बिंदु है यहाँ पे, मान लिया मैंने O, ठीक है भाई। इससे क्या है, R दूरी पर क्या रखा हुआ है, कोई P बिंदु रखा हुआ है, और यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमको यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु से समान दूरी पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से उतनी ही दूरी पर क्या है, एक बिंदु है। फिर उसको हम देखेंगे उसकी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर होगी। देखो ये धनावेश है, मैंने बता दिया आपको पहले, धनावेश की दिशा क्या है, थोड़ी दूर होती है, ऋणावेश की दिशा क्या होती है, पास में। मैंने लिखवाया भी और आपको बताया भी है। तो अपन देखो यहाँ से एक समान दूरी पर अपन यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लेते हैं, एक दूरी पर, ठीक है। यहाँ से क्या मान लेते हैं, एक बिंदु पर क्या मान लेते हैं, इसको भी सुना, यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं। अब ये धनावेश है तो इसकी दिशा किधर होगी भाई, इधर होगी कि नहीं होगी भाई, दूर की ओर, इधर होगी कि नहीं होगी इसकी दिशा। इसकी डायरेक्शन अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी कि नहीं होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी, ये कौन सी होगी। अपन ये मान लेते इतने सारे आवेश है, इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। हम कोई एक छोटे से अल्पांश के कारण, छोटे से का मतलब कितना हो गया, dq आवेश हो गया, लंबाई कितनी होगी, dl होगी, और यहाँ पे कितना आवेश वितरण है, सर नाम आ रहा है रेखीय आवेश वितरण, कल पढ़ा है हमने, रेखीय आवेश वितरण पढ़ाया मैंने कल। रेखीय आवेश वितरण किससे दर्शाते थे, रेखीय आवेश वितरण किससे दर्शाते थे कल, लैम्बडा से, लैम्बडा बताते थे नहीं बताते, मैंने लैम्बडा बराबर क्या लिखा था, dq/dl लिखाया था, नहीं लिखाया था। तो आपके पास में ये dq है, dl लंबाई की है, ठीक है, और इस पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्बडा डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण कितना है, लैम्बडा है। तो अपने पास में बात समझ में आई नहीं आई आपके पास में। अब यहाँ से ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ a है, यहाँ कितना है अपने पास, a है, और ये r है, तो ये कितनी हो जाएगी, देखो आपके पास में ये त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है, ये r को r दे रखे, ये a दे रखे, कितना हो जाएगा, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, √a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा, ये लिख सकता हूँ मैं कि a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की होल पावर 1/2। आई बात समझ में, बात समझ में आई बात। ये एक छोटा सा है, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया, सॉरी ये आधार, ये क्या हो गया लंब हो गया। तो करण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार मेरे पास में कितना है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका वर्ग घटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2। ये भी हमारे पास इतना ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 है, और इसकी तीव्रता कितनी है भाई, हमारे पास में dE2 है। अब देखो आपके पास ये हमने, अब इसको हम क्या करते हैं, देखो परिमाण में समान है तथा दिशा विपरीत है, परिमाण में समान है तो दिशा एक की तरफ जा रही है, एक की तरफ जा रही है। बेटा ध्यान से समझना इन चीज़ों को, बहुत गजब के टॉपिक है और ये पक्का एग्जाम में आते हैं। मैंने क्या बताया, कोई अनंत लंबाई का रेखीय आवेश तार है, उसके कोई बिंदु है, इस बिंदु से r दूरी पर कोई p बिंदु है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे यहाँ से समान लंबाई या समान दूरी पर कोई एक बिंदु, इसकी मान लो a है, यहाँ पे कितना है b है, ठीक है, यहाँ पे कितना मान ले b मान ले, और यहाँ पे कितना मान ले a है। इससे हम देखते हैं कि इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इधर हो जाती है, इससे हम देखते हैं कि इसकी दिशा क्या हो जाती है, इधर हो जाते हैं। हमने देखा कि आवेश परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। ऐसी सिचुएशन जहाँ भी बनती है, हमने एक चीज सीखी है सर, इनको हम घटकों में वियोजित करते हैं। याद करो, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा ही कुछ बन रहा था, ये यूं बन रहा है, वो यूं खड़ा बन रहा था, वो यूं खड़ा बन रहा था, यूं बन रहा था सीधा, देखा होगा आपने, ये इसका न्यू बेस आ जाता है और ये ऊपर को आ जाता है, नहीं आ जाता है। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सेम टॉपिक है, बिल्कुल कोई वो नहीं अलग नहीं है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं, नहीं करते हैं, तो सर घटकों में वियोजित कर दो, इधर से ये हो गया और इधर से हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस साइड में है, एंगल किधर बनेगा, इस साइड में थीटा, इस साइड में कितना बनेगा, थीटा बनेगा नहीं बनेगा। ये देखो dE2 इसके साथ में घटक बना रहा है भाई, यहाँ हमको ये ज्ञात करनी है, नहीं करनी है, करनी है ना। अब ये इसके साथ में घटक बनाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा मुझे बताओ, dE2 cos थीटा आएगा नहीं आएगा। ये इधर से एंगल बना रहा है तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे, dE1 cos थीटा। बताओ आपने पढ़ा है कि कभी भी जो भी हमारे जो घटक होते हैं वो जो थीटा एंगल बनाते हैं, झुकते हैं, उस साइड पे क्या होता है, कोस आता है, अपोजिट क्या आता है, साइन आता है, आता है नहीं आता है। अब इसके जिस साइड में तो हो गया कोस, इस साइड में क्या आ जाएगा, इस साइड में क्या आ जाएगा, आ गया नहीं आ गया। अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन के कारण, वो परिभाषा के कारण तीव्रता की क्या होता है भाई बताओ। देखो अपन ने क्या देखा सर, इस पर ये यहाँ पे कितना है, dq है कि नहीं है भाई,
ये डी क्यू है कि नहीं है, ये छोटा सा मैंने बताया था आपको, ये डी क्यू है। इसके ऊपर लगने वाला बल निकालेंगे, अपने तीव्रता निकालेंगे, बल की तीव्रता। तो हम जानते हैं क्या आएगा, फॉर्मूला बताओ आप सर। जहाँ भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ई बराबर आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह सा एक अल्पांश ले रहे हैं डी क्यू। इसके ऊपर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझे मेरी बात को भाई? मैंने भी तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई बिंदु था और यहाँ से क्या रखा हुआ था, क्यू आवेश रखा हुआ था, तो इसके ऊपर निकाली तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ अगर डी क्यू ले लेता तो क्या आ जाता, के डी क्यू अपॉन। बात समझ में नहीं आई? हाँ भाई बोलो। नहीं आई, ये बताओ मुझे आप। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है दोबारा बता देंगे तो दोबारा देख। आपके पास में कोई है ना, देखिए आवेश तार है, इसमें क्या इतने सारे आवेश है, बहुत सारे। इसमें अपन क्या ले लेते हैं, कोई छोटा सा निकाल लेते हैं, डी क्यू है अपने पास में और डी एल लंबाई का है, ठीक है। अपने आर दूरी पर क्या है, कोई पी बिंदु है जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु से हमने देखा इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इधर दूर की ओर होती है, इस बिंदु से देखेंगे तो दूर की ओर इधर दिशा होती है। फिर ऐसे जब सिचुएशन आई कि समान परिमाण है, कैसे समान परिमाण, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, देखो देखो कितना आएगा, के डी क्यू अपॉन कितना आ रहा है, आर स्क्वायर। सर डी ई टू बराबर भी कितना आएगा, सर के डी क्यू अपॉन कितना आएगा, आर स्क्वायर। और देखो आर स्क्वायर की जगह हमारे पास दूरी कितनी है, ये है कि नहीं है। अब इस वर्ग को मैं यहाँ रखूंगा तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो जब मैं अगर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 करूंगा और उसका भी स्क्वायर है तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यही बचेगा ना, यही बचेगा ना। तो मैं साइड में क्या लिख सकता हूँ, सर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस आर। अतः हम कह सकते हैं दोनों चीज समान है कि नहीं है, दोनों समान है कि नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं डी ई वन बराबर डी ई टू। ऐसी सिचुएशन निरक्ष पे आई थी, बस वहाँ E1 E2 था नहीं था निरक्ष पर। जब हमने क्या किया था, घटकों में वियोजित किया था। इसका थीटा बन रहा है, थीटा इधर जुड़ा तो क्या हो गया, कोस थीटा। और इसका हमने इसको इधर जुड़ा तो क्या हो गया, D1 sin थीटा। इधर साइड में कितना हो गया, sin थीटा। इसका इधर साइड में कितना हो गया, sin थीटा। बोलो समझ में आई मेरी बात? समझ में नहीं आई? इसमें समझ में नहीं, क्या समझ में आता ये चीज। देखो अपने पास क्या था, यहाँ कोई भी बिंदु था और यहाँ हमको क्या ज्ञात करनी है, ई ज्ञात करनी है। यहाँ हमारा क्या है, डी ई टू है, यहाँ हमारा कितना है, डी ई वन है। देखो ध्यान से देखो, मजे लेने की बात नहीं है बेटा, मेरा प्रयास है सबको समझ में आ रहा है। जो रुचि लेके पूछ रहा है तो ढंग से पूछ रहे हो। यहाँ हमारा कितना एंगल में, देखो ये हमारा कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, नहीं बन रहा है पूरा 90 बन रहा है। ये 45 हो जाएंगे तो हमारे पास में कितना हो गया, थीटा। ये कितना हो गया, थीटा। तो ये घटक हमारा इसके साथ घट रहा है, टूट रहा है, नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, बताओ। इधर झुक रहा है, इधर झुक रहा है तो किधर कितना आ जाएगा, डी ई टू कोस। ये भी इधर झुक रहा है तो कितना आ जाएगा, डी ई वन कोस थीटा। अब ये हमारा ऊर्ध्वाधर, इधर कोस आया तो इधर क्या आ जाएगा, साइन। इधर क्या आ जाएगा, आगे बात समझ। देखो मैं पढ़ाऊँ उस टाइम ध्यान दे रही है करो, आप एक बार में क्लियर हो जाओगे। आप ध्यान नहीं दोगे तो क्लियर नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। अब भी नहीं समझ में भाई? मैंने निरक्ष में भी खूब क्लियर किया था, और निरक्ष में आपको ये चीज़ से बचने के लिए मैंने अदर तरीका बताया था कि आप अगर ये चीज़ नहीं आती है आपसे तो आप तीव्रता वाला फॉर्मूला लगा के और पूरा और कंप्लीट उससे भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे करो, डायग्राम बनाओ और थोड़ा जल्दी बनाओ। मैंने मेरा पूरा प्रयास किया समझाने का, जिसको समझ में आया पूछ सकता है। श्याम समझ में आ गया? अमित, अबे नीरज, सुनील, अबे वो सुनील शुक्रवाड़ा, बेटा नहीं बेटा, मजाक की बात नहीं है, समझ में आया तो वो तो देखो। ये हमारे पास में कोई वायर है और ये वायर से कोई आर दूर करके कोई पी बिंदु रखी है जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो ये रखा, ठीक है। अब इसकी एक दिशा तो किधर जाएगी, इधर, एक दिशा किधर जाएगी, इधर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी, यूँ मिल जाएगी, इधर नीचे जाएगी, इसकी यूँ चल जाएगी। तो इसके मिड पॉइंट को हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इसको घटकों में वियोजित करेंगे, क्यों, समान परिमाण आ रहे हैं, दिशाएं तो विपरीत आ रही है। ये नियम लगाएंगे हम, नियम लगाएंगे तो इसको घटकों में तोड़ दिया, घटकों में तोड़ने के लिए, ठीक है। लिखो यहाँ जल्दी लिखो, तो ये छूट जाएगा ना एक बार, तो फिर बाकी बाद में कवर नहीं होगा। हम पहले करें, ये किसका है, ज़्यादा मत बोलो भाई, ज़्यादा मत बोले, रोक रहे हैं यार, हम तो पहले कम बोल रहे हैं। देखो भाई लिखो, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता परिमाण में समान व दिशा में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, इसलिए इसे घटकों में वियोजित करने पर, इसलिए इसे घटकों में वियोजित करते हैं, विपरीत है इसलिए इसे घटकों में वियोजित करते हैं। निरक्षीय घटक, निरक्षीय घटक मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, जिसको निरक्षीय नहीं समझ में आता ऊर्ध्वाधर लिख लो। ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण, ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण, ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा अक्षीय घटक समान परिमाण में समान दिशा में होने के कारण, समान परिमाण में समान दिशा में होने के कारण, समान परिमाण में समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए, समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। सतीश को मेरा कॉपी कहाँ तेरी? कल चेक करना काम, कल काम चेक करूँगा, देख प्रत्येक बच्चे देखिए किसने काम लगा था। अब एक लगते लिख लो, छोटा सा पॉइंट दे दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, ऐसे लिख लो सिस्टमेटिक से, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटा सा पॉइंट दे दो, इसी यही टॉपिक चल रहा है पूरा कंप्लीट है। इसमें पहले लिख लो, फिर टाइम भी बचेगा, 20 मिनट है तो उसमें मैं पहले लिखवा देता हूँ, फिर आपको उतारने का ही काम रहेगा। इसमें लिखो, समझा मैं दूंगा, लिखो, माना अनंत लंबाई का रेखीय आवेश तार है, अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है, अनंत लंबाई का रेखीय आवेश तार है जिसका घनत्व लैम्बडा है, अनंत लंबाई का रेखीय आवेश तार है जिसका घनत्व लैम्बडा है, जिसका घनत्व लैम्बडा है या जिस पर घनत्व लैम्बडा है, ऐसे लिख लो। इसके बाद लिखो, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु स्थित है। बिंदु O से कहाँ से छूट गया दिशांत? लैम्बडा है। बिंदु O से R दूरी पर कोई P बिंदु है, कोई P बिंदु है, ठीक है, जिस पर हमें, फोन किसका आ रहा है, जिस पर हमें बंद करना उसको, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, इसके बाद लिखो, रेखीय आवेश को अक्ष मानते हुए, रेखीय आवेश को अक्ष मानते हुए, रेखीय आवेश को अक्ष मानते हुए L लंबाई व R त्रिज्या का, रेखीय आवेश को अक्ष मानते हुए R त्रिज्या व L लंबाई का, रेखीय आवेश को अक्ष मानते हुए R त्रिज्या व L लंबाई का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार
गाउसीय पृष्ठ बिंदु P पर स्थित है। इधर देख लो भैया, ये चित्र समझ में जरूर आना चाहिए, एग्जाम में आए टॉपिक दोनों चित्र बनाना और दोनों काम करना जैसे मैंने देखा है। ये क्या है भाई हमारे पास अनंत लंबाई का क्या है भाई, एक रेखीय आवेशित तार है, ठीक है। सुमेर इधर देख, इस O है यहाँ पे, इस O से क्या है मेरे पास मेरा, इधर देख लो यार, R दूरी पर क्या है भाई, कोई P बिंदु है, एक नहीं है P बिंदु स्थित, और इस पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की आपको क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस रेखीय आवेश बिंदु जो P है, इस पर हम क्या लेते हैं, गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं बेलनाकार का भाई। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा गाउसीय पृष्ठ, गाउस का नियम है गाउसीय पृष्ठ को फॉलो करता है। और गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, जिसका क्षेत्रफल तो होता है लेकिन साथ में उसका क्या होता है, आयतन भी होता है, ठीक है। आपने देखा, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूँ। देखो ये मेरे पास में इतनी दूरी पर सही है, सही है भाई, समझ लो, ध्यान से समझ लो, देख लो। अपना ये क्या है, P बिंदु स्थित था, इस पर हम क्या कर रहे हैं, गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। और वो गाउसीय पृष्ठ कैसे ले रहे हैं, हम बेलनाकार लेते हैं, सिलेंड्रिकल ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लो, अपने पास कोई रेखीय आवेशित तार था, R दूरी पर कोई P बिंदु था, जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हमने अक्ष मानते हुए क्या किया, इस पर एक R त्रिज्या और एक L लंबाई का क्या ले लिया, गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार ले लिया बस। अब इसके द्वारा हम इसकी तीव्रता को निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि गाउसियन पृष्ठ आएगा तो 2-3 पृष्ठ आएंगे, उसमें उसके पृष्ठ आएंगे, उस पर हम क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे प्रत्येक पर अलग अलग, और फिर सबका निकाल देंगे एक साथ। अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास में हो गया S1, ये मेरे पास में कौन सा हो गया, S2। देखो वृत्ताकार मार्ग S2, ये कौन सा हो गया, वृत्ताकार निचला मार्ग, वृत्ताकार भाग है ना, ऐसे लिख लो, निचला वृत्ताकार, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग। ये हमारा S1, ये S1 हो गया, ये S2 हो गई, और ये क्या हो गया, S3। S3 कौन सा हमारा, बेलनाकार पृष्ठ। ऐसे समझ में ना आ रहा कोई बात नहीं, ये आपका रेखीय आवेशित तार है कि नहीं है। अब आप ये ध्यान से देखोगे तो इसका देखो एक हिस्सा तो ये बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है नहीं बन रहा, ये इसका कौन सा हो गया, ऊपर वाला सिरा हो गया। अगर इसमें ऐसे देखो, इससे ये कौन सा बन रहा है, नीचे वाला भाग हो गया, और ये खुद एक क्या है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल, तो इसका ये कौन सा हो गया, बेलनाकार है। ऐसा टॉपिक आए तुरंत पेन को याद कर लेना, मार्कर को याद कर लेना, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला, निचला वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार ही तो है पूरा का पूरा। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड सब पर। अगर ये हमारा देखो, अब देखो यहाँ पर मैं कोई बिंदु ले रहा हूँ, ये बिंदु, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की देखो प्लस है, प्लस है यहाँ पे। ध्यान से सीखना बेटा, दिमाग और ध्यान पूरा यहाँ रखना, ये प्लस है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की ओर होगी, तो दूर की ओर होगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब इस पर क्षेत्र की दिशा निकालो, देखो ये मेरे पास में सिलेंड्रिकल था, अब इस पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई भाई मेरे पास में, ये हो गई नहीं हो गई, ये हो गई नहीं हो गई, तो आपके पास में क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, तो आपके पास में क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बताओ, क्षेत्र सदिश की दिशा बताओ। मैंने बताया था प्लेन टू परपेंडिकुलर, मैंने बताया था लंबवत होगा नहीं होगा, ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो क्षेत्र सदिश आपका कितना हो जाएगा, ऊपर साइड में होगा नहीं होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा आपके पास में, या ऐसे इस पर भी कोई बिंदु ले लेंगे हम, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी नहीं होगी, इस पर क्षेत्र सदिश किधर हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारे पास, चाहे तो डी एस ले लो चाहे डी ले लो, जैसा आप पीछे करके आए ऐसे लिया ना अपने पीछे। अब यहाँ हमारा क्या ज्ञात करना हमको, इस पर डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ही होगी। अब ध्यान से देखना, ये सबसे बड़ा कठिन है, इसको समझो आप ढंग से, देखो समझो, यहाँ तो कितना एंगल बन रहा है 90, यहाँ कितना एंगल बन रहा है 90, दिस इज, इस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन इधर है तो हमारा क्षेत्र सदिश किधर आ जाएगा, मुझे एक बात बताओ। हमारा ये इलेक्ट्रिक, ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यूं लग रहे हैं नहीं लग रहे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे हमारा ये पूरा पूरा क्या है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और परपेंडिकुलर ये होगा नहीं होगा। अरे विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है,
आप विद्युत क्षेत्र रेखा आपके पास में यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, ऐसे निकल रही है, पूरा पृष्ठ रखा हुआ है। अब उसकी पृष्ठ के ऊपर हम क्षेत्र सदिश की दिशा देखेंगे, कैसे देखेंगे बताओ आप? भाई इस डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने फ्लक्स पढ़ाया था, उसमें क्वेश्चन भी करवाया था आपको। आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? आपके पास में इधर है। आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आपका क्षेत्र की जो सदिश है उसकी दिशा भी किधर होगी? अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं रहे, सीधा सीधा सा फंडा बता देता हूँ। ऐसा डायग्राम बनाना, ऊपर वाला 90, नीचे वाला 90 और साइड वाला 0। क्यों? सर देखो, विद्युत क्षेत्र एक दिशा में, क्षेत्र सदिश एक दिशा में, समान सदिश होने पर क्या आता है? 0। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? एक बार और सीख लीजिए। अपने पास में देखिए आवेशित तार था, अपने पास में यहाँ पे अपने पास में बिंदु था, इससे r दूर पर कोई पी बिंदु था, यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? यहाँ पे अपन क्या करेंगे? गाउस से पृष्ठ का निर्माण करेंगे बेलनाकार का। ये लो साहब, ये गाउस से पृष्ठ का निर्माण कर दिया। ये हमारा ऊपर वाला पृष्ठ मार्कर का, यहाँ कोई पी बिंदु, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, क्षेत्र सदिश की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र सदिश, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्र सदिश। अब तो आ गया समझ में? आ गया? अब देखो डायग्राम बना लो। थ्योरी लिख सकते हो, खुद लिख सकते हो ना ऐसे बना के? बहुत फोर्स किया है इस पे, जब जाके तुम्हारे पल्ले पड़ा है ये, मान लो भी। ये समझ में आ गया? डी डॉट डी एस हमने ये परिभाषा क्या रख दिया? मान रख दिया तीनों पृष्ठों के। ये आ गया। इसमें क्या होता है? खोल दिया इसको, डॉट हटा के। अब थीटा बराबर क्या होता है? पहले पृष्ठ में 90, दूसरे पृष्ठ में 90, तीसरे में 0। 90 वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, बचा कौन सा? ये वाला। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? सर हमारे पास बचा ई डी एस बराबर समेशन ऑफ क्यू बटे एप्सिलॉन। सर ई को बाहर कर दो, और डी एस बराबर क्या लिख सकते हो आप? क्यू बटे एप्सिलॉन। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? अब इसके बाद में आप जानते हो डी एस बराबर क्या हो जाएगा भाई, बताओ? ये S3 वाला है, बताओ डी एस बराबर क्या हो जाएगा? देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, ई डी एस बराबर बताओ भाई, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। भाई बेलनाकार ही तो है, और बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्र 2πrl। 2πrh लेते, लेकिन यहाँ अपना l लंबाई है, 2πrl होता है कि नहीं होता? क्या हो जाएगा? 2πr समेशन q बटे एप्सिलॉन। अब आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे और कोई मान आएगा कि नहीं आएगा? देखो देखो, चलो इतना उतार दो। अब कल होगा इतना ना, इसके बाद कल करवाएंगे। समझ में आ गया इतना? अरे अब तो आ गया ना सुमेर? है? हाँ भाई, सुनील, नीरज, सतीश, धवन, मोनिका आया समझ में? विकास? हाँ तो कर रहे हो बेटा, कल लिखवाऊंगा जब देख रहा मैं। कल आवा ही कौन है ना?